बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सर का सलाम। मामलात इस वक्त हाथ से निकल चुके। मुस्लिम लीग नून हर तरह से कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इस वक्त जो इसहाक डार का नाम आ रहा है, उनके नवासे ने जो गुल खिलाया है, जो दुनिया में थू थू हो रही है, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए और इस वक्त कार्रवाई क्या की जा रही, किस तरह इन मुलजिमों को जिन्होंने किया, जिन्होंने उनको किस तरह बचाने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है, वो तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इस वक्त तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, जिनको आपको याद होगा कि मुरीदके में उनके साथ एक बदतरीन सानिया हुआ था, वो दोबारा से एक्टिव हो चुकी है, दोबारा से वो सड़कों पर निकल चुकी है। तफसीलात क्या है ये आपको बताएंगे आपको कि डॉक्टर यास्मीन राशिद का जेल से अपने इंतकाल की खबरों को लेकर क्या पैगाम आया, और इसी के ऊपर मरियम नवाज साहिबा को मलक जावेद खान साहब ने जनाटेदार थप्पड़ मारा है और क्या बातें की हैं, बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें, तमाम कहानी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लेके चलें ईरान के अंदर आज आयतुल्लाह खामनाई साहब, जिनकी शहादत के ऊपर तमाम जो दुनिया भर से लोग हैं वो आज ईरान में जमा है। एक तखमीने के लिहाज से बताया जा रहा है कि इनका जो जनाजा होने वाला है वो तकरीबन दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा करार दिया जाएगा। तकरीबन इसमें बताया जा रहा है कि 2 करोड़ से ज़ायद लोग जो हैं वो इसमें शिरकत करेंगे और इसमें अभी तक जो हैं तमाम पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स जो हो गए, पाकिस्तान में भी जनरल आसिम मुनीर साहब, जनाब मोहसिन नकवी साहब, वो इस वक्त ईरान में मौजूद है। एक बात आपने याद रखनी है, एक ज़ईफ बुजुर्ग जिसने ये फैसला कर लिया था कि मैं सुपर पावर के आगे घुटने नहीं टेकूंगा, उसने ये तय कर लिया था कि चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे ये हालात जैसे मर्जी करने, मैं इनके सामने सरेंडर नहीं करूंगा। और तारीख ने आज उसको सुरखरू किया। आज देखें ना कि नेतन्याहू कहां पर है, डोनाल्ड ट्रंप कहां पर है। आज दुनिया में उनकी जो कंट्रीज है उन पर थू थू कर रही हैं, उन पर लान तान कर रही हैं, लेकिन जिंदा और जावेद अगर कोई हुआ है तो आयतुल्लाह खामनाई साहब हुए। जिस तरह से उन्होंने मुकाम पाया है, यकीनन तौर पर हर इंसान दुआ करता है कि आयतुल्लाह खामनाई साहब जैसी शहादत नसीब हो। क्या जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी जान का नजराना तो पेश कर दिया, लेकिन अपनी गैरत का, ईमानी का सौदा नहीं किया। चलती हुई सदा आ रही है अजल से ही कि करबला से लेके आज तक आले मोहम्मद और इंसाफ पर, असूलों पर खड़े रहने वाले अपनी शहादतें इस धरती माँ को देते रहे हैं अपने इस दीन को बचाने के लिए। ईरान के अंदर ये सारे मामलात अभी इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो इस वक्त मामला चल रहे हैं वो इंतहाई शर्मनाक हैं, अफसोसनाक हैं। देखें, ये जो इस वक्त इसहाक डार साहब के जो नवासे के बारे में बताया जा रहा था, अहमद रजा डार के बारे में, कि इन्होंने 4 और मुल्जिमान के साथ मिलकर 2 खवातीन के साथ जिनसी ज्यादती की। हम आपको ब्रीफ कर चुके हैं, FIR बता चुके हैं आपको किस नौयत की FIR है और इसमें कितना ज्यादा जुल्म किया गया है। लेकिन अब किस तरह से इनको कह लें कि आप बचाया जा रहा है। कल हमने आपको बताया कि जब इनको गिरफ्तार किया गया तो VIP प्रोटोकॉल में रखा गया। अब पूरी मीडिया को यह तंबिया कर दिया गया है, उनको ये इंडिया दे दिया गया है कि आपने इसहाक डार का नाम नहीं चलाना। उनको सख्ती से पाकिस्तानी मीडिया को कहा गया कि कुछ भी हो जाए आपने इसहाक डार का नाम नहीं चलाना, बस आपने ये लिख देना है कि पाकिस्तान की मशहूर सियासी शख्सियत के नवासे फलाना फलाना। तो ये इस वक्त नाज़रीन किराम मीडिया के सामने, आपके सामने हालात हैं। मीडिया को इजाजत अगर नहीं होगी तो फिर वो ये काम नहीं कर सकेगा। लेकिन हम आपको बताते रहेंगे कि मुल्जिमान कौन कौन है, इनका ताल्लुक किस किस के साथ है और कौन कौन लोग हैं। देखें, अभी सिर्फ ना रजा डार का नाम आ रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि जिस वक्त में इनके जो मेन बॉस का नाम सामने आया तो यकीन जानिए आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी और आप कहेंगे अया इस तरह के लोग भी होते हैं जिन लोगों को हम इतना बड़ा समझते थे। अब ये मामला क्या है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो पाकिस्तानी अदालतों में हो रहा है वो आपके सामने रखता हूं। देखें, मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया और इन मुल्जिमान में से जिन जिन के नाम है मैं आपके सामने रख देता हूं कि गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज्यादती केस में मुल्जिमान के नाम अहमद रजा डार साहब, सिकंदर अजीज, हसन रजा, साजिद अली। मुल्जिमान अहमद रजा डार FIR में नामजद था, बाकी मुल्जिमान को जिमनी में नामजद कर दिया गया। देखिए, मुल्जिमान की कहानी इतनी सीधी नहीं है। ये जो मैंने मुल्जिमान के बारे में आपको बताया, इनमें से कुछ चंद की तस्वीरें भी हमारे सामने आई हैं। ये तस्वीरें भी आप इन दरिंदों की देख सकते हैं। अब बताया जा रहा है कि दोनों खवातीन जो थी, एक का नाम जो स्टेफनी है और दूसरे के नाम जो है वो रॉबिन्सन, इन दोनों ने अदालतों में 64 का बयान जमा करवाया, जिनमें से एक बयान ने, एक लड़की का जो बयान था वो तकरीबन 1 घंटे 35 मिनट चला। दूसरी का जो बयान था वो
1 मिनट 40 मिनट तक चला और इसमें वो रो रो कर अपने जो वाकयात थे उसके बारे में बता रही थी। अदालत में उन्होंने ये बताया कि हमने कोड वर्ड यूज किया अपने आप को इनकी इज्जत से छुड़वाने के लिए, घर वालों को हम कोड वर्ड में बता रहे थे कि क्या हो रहा है। अब इसके ऊपर एक दूसरी चीज सामने आई है। पुलिस ने जो मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, पुलिस ने इनका मेडिकल करवाना था। अब मेडिकल करवाने में उन्होंने ताखीर ना करने की वजह से उन्होंने मजिस्ट्रेट का जाहिर बात है बयान लेना था, तो वो रात में जो एसएचओ साहब होते हैं वो असला लेकर जनाब मजिस्ट्रेट के घर पहुंच जाते हैं कि आप हमें इजाजत दें ताकि हम उनका मेडिकल करवा सके। जब भी कोई ऐसा वाकया होता है इसमें आपने एक बुनियादी चीज आपने याद रखनी है कि जिनसी ज्यादती के मामलात में जल्द से जल्द मेडिकल करवाया जाता है। अब जब पुलिस इनको गिरफ्तार करती है, इन 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार करती है, तो इनका मेडिकल करवाना होता है। तो पुलिस जो होती है, जो एसएचओ होते हैं, वो पहुंच जाते हैं मजिस्ट्रेट के घर के पास और घर में उनके जाहिर बात है वेपन होता है और वेपन में जाके वो इजाजत मांगते हैं कि हमने मेडिकल करवाना है ताकि इसमें ताखीर ना हो। अब मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनको ये अभाम होता है कि खैर ये जो है गलत रवैया है और ये अपने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसलिए वो हड़ताल कर देते हैं। जो जज होते हैं जजेस हड़ताल कर देते हैं, जिसकी बिना पर जो एसएचओ होता है उसके खिलाफ भी एफआईआर काट दी जाती है। अब इस पे 3-4 जो बुनियादी चीजें ना जरा मैं आपके सामने रख दूं, आपने जरा इत्मीनान से इस बात को सुनना है और फैसला फिर आप करेंगे कि असल में गलत कौन था, अदालत में जज गलत थे या पुलिस वाले गलत थे और नीयत बदनीयती किसकी थी। जिनसी तशद्दुद के मुकदमात में बाज औकात तिब्बी मुआयना और शवाहिद जल्द से जल्द इकट्ठे करना जरूरी होता है, क्योंकि वक्त गुजारने से बाज शवाहिद मुतासिर हो सकते हैं। अगर पुलिस को वाकई फौरी अदालत इजाजत दरकार थी तो वो ये मौके इख्तियार कर सकते थे कि इसने तफ्तीश में ताखीर से बचने की कोशिश की। अब जो बुनियादी सवाल इसमें उठाए हैं वो आपने देखना है। ये जो सवाल मेरी तरफ से उठाए गए हैं, अब आपने फैसला अब आपने करना है। पहला सवाल, अगर मामला इतना ही हंगामी था तो क्या कानून में इस वक्त मजिस्ट्रेट से राब्ते का यही तरीका मुकर्रर है? क्या किसी ऑन कॉल या ड्यूटी मजिस्ट्रेट से राब्ता किया जा सकता था? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, क्या मजिस्ट्रेट के घर असला बरदार अहलकारों के साथ जाना जरूरी था? अगर आपने, जाहिर बात है आपकी नीयत ठीक थी और आपने जाना था, जाहिर बात है आपने मजिस्ट्रेट के सामने कोई असला सीधा तो नहीं किया होगा, आप गए होंगे, जाहिर बात है वो, और उन्होंने कहा होगा कि हमें मेडिकल करवाना है तो आप इजाजत दीजिए, क्योंकि ये मामला बहुत हसास है और जितनी बड़ी पर्सनैलिटीज यहां पर हैं इसमें डर ये रहता है कि कभी भी कुछ भी तब्दील हो सकता है। अब इसमें 5वां पॉइंट है कि अगर पुलिस का मकसद सिर्फ कानून की इजाजत लेना था तो फिर बाद में एसएचओ को मुअत्तल क्यों किया गया? ये बुनियादी सवाल है। क्या मुअत्तली सिर्फ तरीकेकार की खिलाफ वर्जी पर हुई या किसी और की वजह से? मसला यहां पर यह है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इसहाक डार साहब का इसमें से नाम हटाया जाए और ये जो मुल्जिमान हैं इनको गिरफ्त से हटा लिया जाए। अब तीसरा जो बुनियादी इस सारे मामले में सवाल उठ रहा है ना, वो ये है कि कहां गई वो सीसीडी जो एनकाउंटर्स करती थी और कहती थी कि हम अदालत नहीं लेकर आते। हिना परवेज भट्ट साहिबा से ना एक गिला किया गया सहाफी ने और कहा कि ये कोई तरीकेकार नहीं है कि आप किसी को भी ऐसे फुल फ्राई कर दें और मार कर आप कहें कि हमने इंसाफ कर दिया। हिना परवेज भट्ट साहिबा इस पे जवाब देती हैं और कहती हैं कि अगर तुम्हारे घर में ऐसा कुछ हुआ था खुदा ना खास्ता तो तुम ये बात ना करते। तो अब हिना परवेज भट्ट साहिबा से मेरा सवाल है कि अगर हिना परवेज भट्ट साहिबा ये 2 लड़कियों के साथ जो हुआ है इसकी जगह आप होती या आपके घर में से खुदा ना खास्ता कोई खातून होती तो क्या यही रवैया रखना था आपने? क्या उस पर आपको सीसीडी याद नहीं आनी थी? क्या आपने उसमें इसी तरह से काम करना था? तो बताएं जनाब हिना परवेज भट्ट साहिबा जो बार बार ये बात करती हैं कि हम औरतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करती हैं, ये भी तो 2 औरतें थी। इनको तहफ़्फ़ुज़ देना पाकिस्तान की रियासत की जिम्मेदारी है। इनको तहफ़्फ़ुज़ देना, याद रखिएगा, हमारे कानून की जिम्मेदारी है। याद रखिएगा, अगर इन 2 ख़वातीन को इंसाफ नहीं मिला तो जो भी ख़वातीन हैं वो पाकिस्तान में आने से डरेंगी। पाकिस्तान में इंसाफ कीजिए, इन 5 मुल्जिमान को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। ये जो सीसीडी आपने बनाई हुई है ना, ये सिर्फ आपने गरीब के लिए बनाई हुई है। अगर यही काम कोई बाअसर, कोई अमीर तबका, कोई इन्फ्लुएंशियल तबका करता है तो उसके लिए अलग इंसाफ होता है, उसको अदालत में पेश किया जाता है, उसको वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है, उसका मेडिकल करवाया जाता है और कई तरीकों से उसको बचाने की कोशिश की जाती है। मैंने आपको बताया है कि ये केस में कोशिश की जाएगी कि किसी तरह से इसको दबा दिया जाए। मरियम नवाज शरीफ के बड़े बड़े बमंगे दौहल दावे जिसमें वो फरमाती हैं कि हमने पंजाब को पेरिस बना दिया, पंजाब की सड़कें जो है हमने बहाल कर दी हैं। फिर उनकी एक स्पीच भी हमने देखी जिसमें उन्होंने बताया कि जी मैंने काश से लेके गुड़ खा लिया,
میں نے اپنی بیٹی سے کانفرنس روم میں جب ملاقات کی تو میں روتی ہوئی، میری بیٹی وہاں سے باہر گئی، میں نے بڑی مشکل جیل کاٹی۔ اصل میں نا مریم صاحب کا مسئلہ کیا ہے، مریم صاحب اس وقت obsessed ہیں عمران خان سے۔ اصل میں ان کو اب یاد آ رہا ہے کہ جی مجھے تو کتابیں بھی نہیں ملی تھی، عمران خان کی کتابیں بند ہیں، تو مریم صاحب کو اچانک یاد آ گیا کہ مجھے تو جیل میں کتابیں بھی نہیں ملی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کو قید تنہائی میں بھی رکھا گیا، تو پھر انہوں نے ایک اور کام کیا کہ مجھے آئسولیٹ بھی کیا گیا تھا۔ اب یہ ساری باتیں یاد آ رہی ہیں جب مریم نواز جیل میں تھی اور مریم نواز جیل سے باہر آ گئی، وزیر اعلیٰ بن گئی، اس وقت تک یہ باتیں کبھی یاد نہیں آئیں۔ اس سے پہلے وہ جیل کا دورہ بھی کر سکی ہیں، کوٹ لکھپت جیل کا، لیکن ان کو یہ باتیں نہیں یاد آئیں کیونکہ اب یہ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور عمران خان کے ساتھ جو چیزیں ہوتی ہیں باجی ہماری کوشش کرتی ہیں کہ وہ کام جو ہے اپنے اوپر بھی لے لیں، اور obsessed ہے وہ عمران خان سے، اس لیے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس وقت بی ہمیشہ کی طرح وہ کر رہی تھیں، اور یہی باتیں وہ عموماً طور پر اس طرح کرتی بھی رہتی ہیں۔ اب اس پہ مریم نواز صاحبہ جو ہے کانا واقعہ میں اس جگہ پر گئیں جہاں پر ایک ہولناک واقعہ ہوا، اور اس واقعے میں جا کے جو حضرات تھے ان کے ساتھ اظہار غم کیا، مگر ان کے جانے سے قبل ہوا کیا، یہ ذرا ویڈیو دیکھیں۔ لوگ کہتے ہیں لاہور میں کام نہیں ہوتا، لاہور میں یہ کیسا کام ہو رہا ہے؟ یہ کانا کا علاقہ ہے، اور یہ وہ گلی ہے جہاں پہ مبینہ طور پہ 3 بچے جو ہیں وہ اس ٹیوشن سینٹر میں ملبے تلے آ کے جان سے گئے ہیں، اور یہاں پہ یہ کام آج صبح ہوا ہے، یہ اور یہاں میٹر جو ہیں وہ سیٹ کیے جا رہے ہیں، وہ گٹر کا ڈھکن لگایا جا رہا ہے، اور یہ پیچز لگائے جا رہے ہیں یہاں پہ، ساتھ ساتھ یہ سارے پیچز جو ہیں وہاں تک یہ پیچز لگائے جا رہے ہیں۔ اور یہاں ان سے جب بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ ممکنہ طور پہ سی ایم پنجاب جو ہے وہ یہاں پہ تشریف لا رہی ہیں، تو یہ اس وقت یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ تیار ہو رہا ہے۔ یہ رنگ و روغن کانا کا علاقہ ہے، اور اس گلی میں اندر جا کے آپ نے آگے جانا ہوتا ہے جہاں پہ وہ ٹیوشن اکیڈمی تھی، چھت گر گئی تھی، اور یہاں سے لے کے یہ یہاں تک یہ سارا کام جو ابھی ہو رہا ہے، اور یہ مستری لگے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں، وہ سامنے گلی ہے۔ اس گلی میں ممکنہ طور پہ سی ایم پنجاب نے آنا ہے، کیونکہ یہاں پہ 3 بچے جو ہے وہ جان سے گئے تھے، اور یہ سب آپ اس وقت یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کام لاہور میں ہو رہا ہے، البتہ واقعے کے بعد ہو رہا ہے، گٹھن کے ڈھکن بھی لگ رہے ہیں۔ اب آپ نے دیکھ لیا سیاست دان عوام کو کس طرح بے وقوف بناتے ہیں، اور پھر سیاست دانوں کو بیوکریسی کس طرح بے وقوف بناتی ہے۔ یہ سارا سرکل اسی طرح سے چلتا رہتا ہے، اور یہ سرکل میں آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ پس کون رہا ہے، صرف غریب عوام۔ یاد رہے یہ وہی لوگ ہیں جو جہاز لینے پہ کہتے ہیں کہ لے لیا بھائی کیا کر لیں گے آپ، پھر یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے 2000 پہ عوام کو دیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جیل میں بڑکے مارنے کے لیے اس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں، اور لاتعداد جھوٹ بولتے ہیں جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اب اس وقت میں آپ کو کوٹ لکھپت جیل میں لے کے چلتا ہوں جہاں پر حقیقی معنوں میں عوام جو ہے کس طرح سے جیل کاٹ رہی ہے، یہ آپ کو ذرا میں تھوڑا سا روح آشنا کرواؤں گا۔ آپ دیکھیے کہ اصل میں یہ عورتیں جو ہیں کس طرح سے جیل کاٹ رہی ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی خبر وائرل ہوئی جس میں ان کے انتقال کی خبر پھیلائی گئی، پھر ہم نے آپ کے سامنے انسنسر کیا اس چیز کو کہ یہ فیک خبر ہے، یہ جھوٹی خبر ہے۔ اب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے جو ہے جیل سے پیغام دیا ہے۔ اب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اس پیغام میں جو بنیادی بات کرتی ہیں نا وہ بڑی تکلیف دہ، وہ یہ کرتی ہیں کہ ہماری قوم کا المیہ یہ رہا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی مر جاتا ہے نا تب ان کو احساس ہوتا ہے وہ یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی، زندوں کی قدر نہیں ہوتی۔ جب تک میری خبر یہ نہیں آئی تھی لوگ مجھے بھول چکے تھے، لوگ میری بات نہیں کرنا جانتے تھے، لوگ مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ جیسی خبر آ گئی کہ جناب ڈاکٹر یاسمین راشد انتقال کر گئی ہیں، ویسی سب لوگ کھڑے ہو گئے کہ جی بڑا ظلم ہو گیا۔ تو زندوں کی قدر کیجیے، مردوں کی قدر تو ہم نے کرنی ہے نا۔ اس پاکستان میں لیجنڈ بننے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے کیا آپ کو مرنا پڑے گا؟ آپ سمجھیے اس چیز کو، یہ بڑی ہارش بات ہے جو ڈاکٹر یاسمین راشد نے کی ہے۔ اس وقت فلک جاوید صاحبہ نے بھی بڑی زبردست بات کی ہے اور ایک زناٹے دار تھپڑ مارا ہے مریم نواز صاحبہ کی جو جیل اصلاح کانفرنس میں جو سپیچ کی گئی ہے اس کے اوپر۔ اب فلک جاوید صاحبہ کیا لکھتی ہیں، کیا بات کرتی ہیں، وہ ذرا میں آپ کے سامنے بتا دوں۔ فلک جاوید خان صاحبہ لکھتی ہیں کہ مریم نواز جب آپ 220 کی سپیڈ میں اپنے جیل میں گزارے وقت کی دکھ بری جھوٹی داستان سنا رہی تھیں، اس وقت جیل کی خواتینیں اونچی آوازیں میں آپ کو جن ناموں سے پکار رہی تھیں اگر آپ وہ سن لیتی تو شاید
अपने औंधे मुंह के साथ ऐसे सफेद झूठ ना बोलती। फलक जावेद खान साहब फरमाती हैं कि आपको जेल में हर सहूलत मैसर थी, मार्बल टाइल्स वाली सेल आपके लिए तैयार करवाया गया था, रोजाना घर का बना ताजा खाना आता था जिसे आप अपने सेल के आगे सहन में बैठकर बड़े मजे से खाती थी। ढेरों खवातीन आपकी खिदमत पर मावर थी, खाने की तरह कपड़े भी इस्त्री शुदा रोजाना घर से आते थे, सुकून से रात में अकेली सोती थी, जबकि यहां एक चरपाई पर 2-3 खवातीन भी सोती हैं। इसके बाद भी जगह की कमी की वजह से जमीन पर चादर बिछाकर सोती हैं। 100 खवातीन के इस्तेमाल के लिए 2 वॉशरूम हैं, जिसके इस्तेमाल के लिए घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे पानी आता है, बदबूदार और गंदा पानी होता है, और ऐसे पानी को भी बोतलों में भरने के लिए रोजाना पानीपत की जंग लगती है। और जिस इमरजेंसी बटन का आप दावा कर रही थी कि इस बटन ने शायद सुलेमानी टोपी पहनी हुई है, क्योंकि यहां इमरजेंसी की सूरत में बटन दबाकर यही खावतून इज्तिमा चीख मार कर और प्लास्टिक की बोतल में सेल का दरवाजा बजाकर मदद के लिए पुकारती हैं, और अवल तो कोई आता नहीं, गलती से आ जाए तो इलाज करने के बजाय सब्र शुक्र की हिदायत करके चला जाता है, क्योंकि अद्वियात दस्तयाब ही नहीं होती। अगर आपने वाकई जेल काटी होती तो आप फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री करने और कांच की बोतल टूटने वाली बोंगियां ना मारती, क्योंकि आपने कभी अपने वालिद की तरह VVIP जेल काटी, इसलिए आपको यहां के हालात का आगाह ही नहीं किया गया। बहरहाल एक चक्कर जरा जेल का लगाएं, खवातीन बेसब्री से आपका इंतजार कर रही हैं। फलक जावेद खान साहबा का जेल से पैगाम। इतनी सख्त और मुश्किल जेल ये सारी औरतें काट रही हैं। फलक जावेद खान साहिबा, सनम जावेद खान साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन है, आपने एक दिन भी ऐसी जेल नहीं काटी। आप ना हलफ दें कि आपने फ्राई पैन से जरा कपड़े इस्त्री करें, आप हलफ दें कि ये बोतल वाला वाकया आपके साथ हुआ, यकीन करें ये हलफ नहीं दे सकते। इनको पता है कि ये झूठ है, और ये सिर्फ इस तरह की बोंगियां सिर्फ इसलिए मारते हैं क्योंकि इनके कारकुन खुश हो जाते हैं इन बोंगियों से, क्योंकि इनके कारकुनों को कुछ और नहीं दिखता। इनके कारकुनों को सिर्फ मशहूरी चाहिए, इश्तिहारात चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए, जिसकी वजह से इनके कारकुन भी खुश हो जाते हैं। अब आगे चलेंगे मेन खबर की तरफ। इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक्टिव हो चुकी है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मुल्क भर में एहतजाज किया। रावलपिंडी में इनका एहतजाज हुआ, फिर लाहौर में इनका एहतजाज हुआ, हजारों लोग इनके सड़कों पर निकले, और जियो न्यूज़ की जो इस वक्त मुहिम है उसके खिलाफ इन्होंने एहतजाज किया, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि किस तरह से जियो न्यूज़ ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन का खाका बनाया और गुस्ताखी की, और यह गुस्ताखी किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है। कहा गया कि चीफ जस्टिस की जो गुस्ताखी है उसके लिए तो 5 साल की सजा हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ जियो न्यूज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन की गुस्ताखी कर दे तो जियो न्यूज़ को सिर्फ 15 दिन की पाबंदी का सामना करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि इस चैनल को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए, यह चैनल मुल्क में फसाद फैला रहा है और हम यहां पर एहतजाज करेंगे। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मुल्क भर में एहतजाज किए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का यह मौक़िफ़ था कि इस तरह के जो भी काम है वो हम लोग सहेंगे नहीं और हम निकलेंगे। देखिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कौन सी जमात है। मुरीद के में इनके साथ बदतरीन जुल्म किया गया, इनके लोगों को मारा गया, उसके बावजूद भी नामुसे रिसालत के लिए निकले। तहरीक लब्बैक जब निकले थे, जब उन पर मुरीद के का हमला हुआ था, याद रखना है आपने कि वो इसलिए निकले थे कि फलस्तीन में होने वाले जो मजालिम है उसके खिलाफ वो आवाज बुलंद कर सके। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो लोग निकलते हैं, मदरसे के बेचारे लोग होते हैं, उन ज़ाहिरी बात है फलस्तीन से मोहब्बत तो हम सब करते हैं, आप भी लोग देख रहे होंगे, आप में से हर एक फलस्तीन से मोहब्बत करता होगा। लेकिन होता यह है कि इन जो फलस्तीन के लिए निकलने वाले ये जो लोग होते हैं, इनके ऊपर सीधी गोलियां चलाई जाती हैं, उन मुरीद के में एक मैसेकर किया जाता है जिसका कोई सानी नहीं है। तो अब दोबारा से तहरीक लब्बैक निकली है और निकल के वह एहतजाज करना शुरू हुई है, और उसने बताया कि अब हम हर रोज ये एहतजाज करेंगे जब तक जियो न्यूज़ बंद नहीं हो जाता। अभी तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बा इंदाबाद।